नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं लगातार याकूब को फांसी दो पार्ट 3। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और आज के एपिसोड में खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान के लाखों देशभक्तों ने याकूब की फांसी की जो मांग की थी वो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिन भी क्यों ना लगे हो, ज्यादा 22 साल और ये 3 दिन का विशेष समय लगाकर फांसी की सजा पक्की की। अब 30 तारीख को याकूब को फांसी दी जाएगी। यह हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी ताकतों का, देश की व्यवस्था का विजय निश्चित है। लेकिन इस बहाने एक बात जो सामने आई है जिस पर हिंदुस्तान ने चर्चा चिंतन करने की जरूरत है और उपाय और सजा भी, वो है ये तमाम वो चेहरे जो याकूब जैसे देशद्रोही को निर्दोष है, इनोसेंट है, या उसको बचाने के लिए राष्ट्रपति तक पहुंचे थे। आखिर देश के तमाम न्यायालयों ने जब याकूब को दोषी ठहराया है तो इन लोगों ने देश को गुमराह किया, देश के राष्ट्रपति को गुमराह किया और एक गुनहगार को बचाने की कोशिश की। इस 3-4 आरोपों में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश में जब तक रहेंगे तब तक देश की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। तो आज का बिंदास है, क्या याकूब के साथ उसके साथियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या है आपका कहना? हमेशा की तरह बेखौफ होकर आप अपनी बात को कहिए। आज हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में दिलीप गांधी जी जुड़े रहेंगे। दिलीप जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। दिलीप गांधी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री है, भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद है। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। 22 साल पहले एक के बाद एक 13 बम धमाकों ने मुंबई को हिलाकर रख दिया था और इन धमाकों में रिकॉर्ड के मुताबिक 257 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आंकड़ों के बाहर मारे गए लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक थी। याकूब मेमन की डेथ वारंट के खिलाफ दायर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने याकूब द्वारा क्रिएटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। इस बीच महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर राव ने भी याकूब मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया। अब पूरी तरह से ये साफ है कि याकूब ने 22 साल पहले जो गुनाह किया था उसकी सजा 30 जुलाई सुबह 7 बजे मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हर मायने में बड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार याकूब की फांसी रोके जाने को लेकर फिल्मी हस्तियों के अलावा कई नेता भी सामने आए थे। हमारे देश के अंदर से ही याकूब के लिए हरम की मांग की जा रही थी। पहले तो केवल ओवैसी और सलमान खान ने याकूब मेमन जैसे अपराधी की फांसी की सजा को माफ करने की मांग की थी, लेकिन बाद में तो ये आंकड़ा 300 तक पहुंच गया था। इस लिस्ट में कई सांसद भी शामिल थे जिन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर याकूब के मृत्युदंड को माफ करने की मांग की थी। इसमें माकपा के सीताराम येचुरी, वृंदा करात, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा, वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी व KTS तुलसी, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई सांसद, शिक्षाविद और अन्य नामचीन लोग शामिल थे। आतंकवादी का समर्थन करने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है, इसलिए इन सब पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। आज उन सभी समर्थकों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है जो देश के इतने बड़े गुनहगार के समर्थन में आगे आए थे। आज निश्चित तौर पर उन राष्ट्रवादियों की जीत हुई है जिन्होंने सीधे तौर पर आगे आकर फांसी की मांग की थी। अब जरूरत है देश के उन 300 लोगों पर कार्रवाई करने की जिन्होंने कड़े शब्दों में याकूब पर दया करने की मांग की थी। इसमें कुछ लोगों को वरिष्ठ वकील कहा जा रहा है, बल्कि मैं उनको कहूंगा ये बुद्धिभ्रष्ट वकील है जो देश की वकालत करने के बजाय एक देशद्रोही की वकालत कर रहे हैं। दिलीप गांधी जी, निर्णय हो चुका है और हिंदुस्तान खुश है, भले ही कुछ देशद्रोही नाराज क्यों ना हो, क्या कहेंगे? नहीं, एक ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच ने ये निर्णय किया और हमारी न्याय व्यवस्था पे पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों का विश्वास है और उसी विश्वास के आधार पे ये निर्णय लिया है। एक बार कोर्ट का निर्णय आने के बाद उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना ये एक दृष्टिकोण से देशद्रोह का काम ही हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए इसके ऊपर टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोगों ने क्यों इस प्रकार का विषय किया, इसमें पीछे उनका क्या ध्येय था, क्या उद्देश्य था,
क्या किस प्रकार वो इसको आगे ले जाना चाह रहे थे, ये हमारे समझ के बाहर है। लेकिन हमारे को महाराष्ट्र में थे, जब हम ये घटना घड़ी तभी एक काउंसिलर के नाते हम अहमदनगर में काम कर रहे थे। मुंबई में हमने दूसरे तीसरे दिन विजिटिंग के लिए गए, कई लोगों को सहायता करने के लिए। वो प्रसंग आज भी हमारे सामने है जो आप दिखा रहे हैं बार बार। बिल्कुल। इतने 22 साल के बाद निर्णय आया और हजारों लोग, तो जितने मृत्यु पाए उससे कई लोग को की कोई शिकस्त भी हो सकी नहीं, कुछ लोग अपाहिज हुए। उनको आज भी उनके परिवार में वो किस प्रकार से पूरा परिवार उनका बोझ उठा के चला रहा है। सरकार ने भी उनको समय मदद की थी। हमारे सांसद है किरीट सोमैया जी, इन्होंने तो कई बार केंद्र में भी आवाज उठाया था, बाद में यही पर कहा राज्यों की ओर से माध्यम से इन लोगों को मदद देने का, सहाय्य करने का, उनको पैर बिठाने का, हाथ बिठाने का और व्यवसाय देने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कोशिश की। और इसलिए मेरा ये आपका ये मेरे को भी आश्चर्य लगा कि कुछ नेता इस प्रकार का कहने से हमें भी खुद को व्यक्तिगत दुख हुआ। हदें पार कर गए हैं कुछ लोग। हम आपको ओवैसी का वीडियो दिखाते हैं कि निर्णय के बावजूद क्या कहता है ओवैसी, देखिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यकीनन वो एक सेटबैक है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जो 2 जजेस में ऑनरेबल जज जोसेफ कुरियन ने जो मुद्दे पॉइंट्स उठाए थे वो बिल्कुल सही थे। वो 900 लोग जो 92 दिसंबर और 93 जनवरी में मारे गए, जिसमें दोनों कम्युनिटीज के मासूम लोग थे, हिंदू और मुसलमान, उनसे इंसाफ का क्या होगा? क्या जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आखिर इतने बरस क्यों हो गए? बॉम्ब ब्लास्ट का होकर आज सजा हो गई, मगर बाबरी मस्जिद को जिन्होंने शहीद किया, एक क्रिमिनल एक्ट करने के बाद इख्तदार में आए। ये हम भी देखना चाह रहे कि बाबरी मस्जिद के खातियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सवालात सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के या मुसलमानों के नहीं, ये सवालात हर उस इंसाफ पसंद के है जो कानून की क्या रूल ऑफ लॉ को मानता है। मेरा जो स्टैंड था मैं उस पर आज भी कायम हूँ। मैं आपके ज़रिए से आवाम से अपील करना चाहूँगा कि अमन को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। अमन को बिगाड़ने की कोशिश ना हम करेंगे, ना जो करेंगे हम उनके प्रोवोकेशन में या उनकी बातों में। ओवैसी को मैं कहना चाहूँगा, ओवैसी अगर ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के शहीदों को या बाबरी मस्जिद की शहादत जिसने की उसकी भाषा में, जिन्होंने बाबरी गिराई उनको सज़ा कब मिलेगी, तो मेरा ओवैसी को सवाल है कि यहाँ पर जब राम मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर जिसने मस्जिद बनाई वो तो इस दुनिया में नहीं, उसकी सज़ा इसको क्यों नहीं दिया जाए? ये भी इसको पूछने की ज़रूरत है। दिलीप जी, ओवैसी जैसा सांसद अपने आप को सांसद कहता है, सांसद में संविधान की शपथ लेता है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, निर्णय होने के बाद, चलो निर्णय होने के पहले चर्चा भी हो सकती है, अंतिम निर्णय आने के बाद उसको डिसअपॉइंटेड भी कहता है, गलत भी कहता है। जज का नाम नहीं लेना चाहिए ऐसा संकेत है, लेकिन ये जज का नाम भी लेता है, उस जज का लेता है जो इसकी फेवर की बात की थी, उसका नहीं लेता जो इसके तर्कों के खिलाफ था। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे अपमान नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ है। एक ऐसा है कि 2 जजों ने जब उनमें एक राय नहीं बन सकी तभी उन्होंने बड़े बेंच के पास भेज दिया। 3 जजों ने एक मत से निर्णय लिया। वो निर्णय लेने के बाद एक पहला सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि बाबरी मस्जिद का गिराना अपने देश में उसका एक अलग विषय है, और बॉम्ब ब्लास्ट करके हमारे देश के लोगों को हानि पहुंचाना, इसकी और उसकी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। ये अलग विषय है पूर्णतः। जिन्होंने देशद्रोह करा, अपने देश में आके मारा, वो अपना अंदरूनी झगड़ा है जो बाहर से आकर अपने देश को देश के अंदर मुंबई में इतना बड़ा बॉम्ब पोस्ट करा दिया, हजारों लोग बेगुनाह मारे गए, और उस दृष्टिकोण से इस विषय को उस विषय से जोड़ना पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा ऐसा है कि ऐसे कोई चर्चा से आज हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र का बड़ा देश होने के नाते और सभी समाज के लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत इसके साथ एक साथ रहते हैं,
ऐसा होते हुए कोई छोटी सी बात को, लेकिन अगर वो प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो ओवैसी का दुकान कैसे चलेगा, धंधा बंद हो जाएगा। अभी ये तो जिनका उनका तरीका है, किसने कैसा चलाना है, उनकी राजनीति क्या करनी है। तो हर चीज में राजनीति नहीं आना चाहिए। जब समाज में एकता बननी है, देश को आगे ले जाना है, देश को अपने को वर्ल्ड की ताकत बनाने की अपन सब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इस माहौल में इस प्रकार का विषय करना कोई मुनासिब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और जो एक बार जजों का निर्णय आया उसके ऊपर तो कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मत है। बिल्कुल, जो निर्णय पक्ष में आए उसका स्वागत और जो ना आए उसका विरोध। ये तो वही बात हुई जो परंपरा से 1000 साल से चल रही है। और दूसरी बार मैं ओवैसी को बताता हूं, और जो पत्रकार इसको कवर करने जाते हैं वो भी इसको सवाल पूछे, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं है सुदर्शन के माइक आईडी पे आने की। मैंने तो आज एक पत्रकार हैदराबाद से आया था, उसको भी कहा कि अगर तुम्हारे कारण मिलने को तैयार है तो बता, मैं ओवैसी के घर में आके इंटरव्यू लेने को तैयार हूं। उसको दोबारा कहता हूं कि बाबरी की बात को इसके साथ जोड़ेगा तो फिर बाबरी का पूरा हिसाब होगा। 27 बार वहां पर मंदिर बनाया गया, फिर मस्जिद बनाई गई, फिर मस्जिद तोड़ी गई, फिर मंदिर बना। तो 27 बार के वंशज तुम तो हो ही, उसकी सजा किसको मिलेगी यह भी तुम बताओगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। हेलो, बोलिए। जी मैं विरल देसाई गुजरात से बोल रहा हूँ सर। बोलिए विरल जी। आपको धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि काफी और चैनल, जी न्यूज और बाकी 1-2 चैनल पर शुरू हो चुका है कि राष्ट्रपति ने इनकी दूसरी बार की जो अर्जी थी उसको भी खारिज कर दिया है। उन्होंने होम डिपार्टमेंट के ऊपर भेजा था, वो हम शाम को ही दिखा चुके हैं। भेज दिया कि पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। कल से और मुंबई पुलिस की सारी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है, तो इसका मतलब है उसको मरना ही, अभी उसकी फांसी होगी। आपको धन्यवाद, पूरे राष्ट्रवादी ताकत को भी धन्यवाद। और इनको मैं कहता हूँ जो लोग उसको बचाव में थे, उनको कल उसका जो जनाजा निकलेगा उसमें जाए, उनका रिजर्वेशन करवाइए आपकी ओर से। धन्यवाद। ये तो जहाँ दुकान और वोट की दुकान चलेगी वहाँ कहीं पर भी जाएंगे। ये तो ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद न जाने इसको क्या क्या उपमाएं देंगे। और इनके हिसाब से तो याकूब ने इस बम धमाके में भारत सरकार की मदद की थी, इसलिए इसको पद्म पुरस्कार देना चाहिए। और वोट थोड़े ज़्यादा मिलेंगे तो ओवैसी कहेगा याकूब को भारत रत्न दे दो। ये गंदी राजनीति करने वाले हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ करे और इस खिलवाड़ की सजा उनको मिलनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद जी, बोलिए। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। क्या कहना है आपको? मैं आपको मेमन के बारे में बोलना चाहता हूँ। आपको और आपकी टीवी को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, जो हम लोग 3-4 दिन से देख रहे हैं। और ये साला हरामी ओवैसी और ये सब बिंद्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब क्या उसका साइड लेके घूम रहा है। और इतना हिंदू लोग मर गया है बम क्लास में, उसके बारे में तो कोई चैनल वाला दिखाता नहीं। एक आपका ही चैनल वाला है, हम लोग 3-4 दिन से कंट्रोलर देख रहा है। दिल्ली में वो धन्यवाद। और हम तो मरने वालों की जाति नहीं देख रहे, हम तो कह रहे कि हिंदुस्तानी मरा है, कि जाति का है किस धर्म का नहीं, हिंदुस्तानी मरा है। और हिंदुस्तानी को मारने वाला केवल और केवल शैतान हो सकता है। ऐसे लोगों के जाति धर्म के साथ जोड़कर धर्म को बदनाम करने की बात ये करा है। और इसलिए मैं तो परसों भी मैंने ट्वीट में कहा था कि भारत का मुसलमान अगर कलाम बनेगा तो हिंदुस्तान के गले का ताबीज़ बनेगा, गले की माला बनेगा। और याकूब बनेगा तो गले में फांसी डलवा लेगा। उसने तय करना है कि ओवैसी के रास्ते पर जाना है या महामहिम स्वर्गीय कलाम जी के रास्ते पर जाना है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं राजीव त्यागी बोल रहा हूँ इजिप्ट से, बोलिए। मिस्र से। जैसे कि आपने प्रोग्राम चलाया हुआ है याकूब मेनन को फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये 300 आदमियों को जो इसने मारा है, इसमें एक गैंग में, एक गिरोह में शामिल है, उसका एक मेंबर रहा है। कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग अशिक्षा के कारण इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, क्या ये अशिक्षित है? ये तो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा, एक हायर सेकेंडरी सीए इंजीनियर है, इंजीनियर में इसने इतना बड़ा रोल प्ले किया है, तो इसको क्यों ना फांसी दी? इसको तो जरूर फांसी दी जानी चाहिए। और मैं जो उसमें इसके लिए जो बोल रहे हैं, जो 40 लोगों ने जो इसके फेवर में सपोर्ट किया है, 200 का,
मैं तो ये बोलता हूँ, कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि उन लोगों का डीएनए चेक कराया जाए कि कहीं ये हिंदुस्तानी है या बिल्कुल बिल्कुल कहीं पाकिस्तानी लोगों का तो डीएनए लोगों के बीच में, इन लोगों के अंदर तो नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी जिस देश का खाता उसके खिलाफ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं यहाँ इजिप्ट में रहने के बावजूद भी मैं इस देश में जॉब कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके खिलाफ बोलूं या कुछ भी। मैं देखता हूँ कि आए दिन देख रहा हूँ टीवी पर और इस तरह की न्यूज में कि किस तरह के ये लोग क्या, मतलब लोग क्या चाह रहे हैं। ओबीसी जो एक सांसद होकर के संसद की गरिमा को भी ध्यान में नहीं रखते ये लोग हैं, जो स्टेप पे जब शपथ लेते बिल्कुल हैं बिल्कुल धन्यवाद। मैं आपके आभारी है कि आप विदेश में रहते हुए भारत की सोच रहे। दिलीप जी, विदेश में रहने वाले लोगों को भी भारत की कितनी चिंता है, वहाँ रहते हैं और यहाँ पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जब भी बात करते हैं हम, तो बिंदास में बहुत कॉल आते हैं विदेश से, लोग बहुत दुखी होते हैं ओवैसी जैसे गंदे लोगों की हरकतें देख के। एक ऐसा है कि अभी अपने देश के अंदर भी और पूरे दुनिया में एक भारत के बारे में जिस प्रकार का माहौल बना है, प्रधानमंत्री जी ने जाकर देश देशों में जो दौरा किया है और भारत की जो प्रतिमा बनाई है, उससे आम आदमी को भारत के बारे में एक आकर्षण पैदा हुआ है और उसके कारण हर एक आदमी को भारत की तरफ एक अच्छे नज़रिए से देखने की उसने शुरुआत की। उसके कारण हर आदमी यहाँ के छोटे बड़ी गतिविधियों के पीछे क्या राजनीति है, किस प्रकार का माहौल है, इसके ऊपर अभ्यास कर रहा है और हर आदमी को लगता है कि भारत और आगे आए। और भारत के ही लोग ऐसे हैं कि दुनिया का एक भी छोटे से छोटा देश नहीं है कि जहाँ भारतीय नहीं है। बिल्कुल। तो हर देश में भारतीय होने के नाते हर एक को लगता है कि भारत की प्रतिमा बढ़े, भारत एक सशक्त देश बने और भारत में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार रहे। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां होती है, उससे कुछ लोगों को कुछ गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, कुछ गलत वक्तव्य कर देते हैं और उसके कारण आम आदमी को दिल को ठेस पहुंचती है और जब ठेस पहुंचती है तो बोलना शुरू कर देते हैं। जब इस कारण बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया मैंने अभी सुनी है, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका कारण ये है कि कई उनके दिल में आपके देश के बारे में एक तरफ बड़ा स्वाभिमान है और दूसरी तरफ जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही है उसके कारण उसके दिल में इन प्रकार की नफरत की भावना इनके प्रति पैदा हो रही है। बिल्कुल। तो मेरा ये इस दृष्टि से ये विषय है कि लोगों ने ऐसे समय जो देश का हित का विषय है और एक बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद बात होनी चाहिए, जब राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति होनी चाहिए, जब देश के हित में बात हो रही है तो वहां पर अपनी तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए। और एक तुच्छ राजनीति करने वाला इसमें है समाजवादी पार्टी का पहले सांसद, जिसको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था, महाराष्ट्र की विधानसभा में ये रहा था, ये अबू आजमी, नाम तो आपको जरूर याद होगा, ये जोकर है। ये देखिए क्या कहता है अबू आजमी। उनको भी आतंकवादी कैसे कह दूं, दाऊद का आतंकवादी कैसे हूं, उसको पकड़ना मुकदमा चलना चाहिए। अगर जो सरकारें बोले दाऊद, मुझे भी आतंकवादी कहा जा रहा है, मैं आतंकवादी हूं, मैं लादेन को भी आतंकवादी कैसे कह दूं, दाऊद का आतंकवादी कैसे हूं, उसको पकड़ना मुकदमा चलना चाहिए। अगर जो सरकारें बोले दाऊद, मुझे भी आतंकवादी कहा जा रहा है, मैं आतंकवादी। ये महाशय राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विधानसभा में कर चुके हैं, महाराष्ट्र में जूते खाने के लिए फेमस है, विधानसभा में भी इन्होंने खाया और जहां भी निकलते हैं इनके कुंडली में जूते खाने का योग है। दोबारा सुनवाते हैं। ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम तो छोड़िए, लादेन भी आतंकवादी नहीं है। देखिए, मैं लादेन को भी आतंकवादी कैसे कह दूं, दाऊद का आतंकवादी कैसे हूं, उसको पकड़ना मुकदमा चलना चाहिए। अगर जो सरकारें बोले दाऊद, मुझे भी आतंकवादी कहा जा रहा है, मैं आतंकवादी हूं, मैं लादेन को भी आतंकवादी कैसे कह दूं, दाऊद का आतंकवादी कैसे हूं, उसको पकड़ना मुकदमा चलना चाहिए। अगर जो सरकारें बोले दाऊद, मुझे भी आतंकवादी कहा जा रहा है, मैं दिलीप जी, इस महाराष्ट्र के राजनीति का कार्टून है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल अबू आजमी जी का ये वक्तव्य पूर्णतः देश के खिलाफ है। इस प्रकार का उन्होंने विषय करना भी नहीं चाहिए। और जो लादेन को पाकिस्तान में जाकर अमेरिका के लोगों ने, जवानों ने उसको वहाँ शहीद किया,
उनको इसके हिसाब से शहीद किया। हाँ, तो उनके ऊपर ये किया और पाकिस्तान सरकार ने पूरा सहयोग देकर वो सब किया। और आप बोलेंगे लादेन आतंकवादी नहीं है, पूरा वर्ल्ड दुनिया जानती है कि लादेन आतंकवादी किया। जिस प्रकार से उन्होंने अमेरिका में वाशिंगटन में कार्रवाई की थी, उसके प्रति इस प्रकार का विषय हुआ। तो ये कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि जो लोगों में दो अच्छे चार आदमी मिलकर एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग बुराई करने के पूरे पक्ष में होते हैं और वही इनकी राजनीति है। हम इनको नजरअंदाज करते हैं और ये अपना फिर टांग ऊपर करने का काम जारी रखते हैं। और फिर अगर हमने सही समय पर अबू आजमी को सजा दी होती तो आज ओवैसी पैदा नहीं हुआ था। क्या कहता है अबू आजमी याकूब केस में, देखिए। और अफजल गुरु को फांसी हुई, परंतु उसके पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फांसी देने के बाद बता दिया गया कि भाई फलाने दिन रात को फांसी दे दी गई। और ये सरकार जो है खुल करके इस तरह की चीजें ला करके सांप्रदायिकता फैला करके मार्केटिंग कर रही है और ये सरकार अपने आप को पोस्ट कर रही है कि मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, सजा उसको जरूर मिलना चाहिए जिन्होंने कोई गलती किया है, परंतु मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि याकूब मेमन ने का इस पूरे चार्जशीट में याकूब मेमन ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे याकूब मेमन गुनहगार हो। लेकिन याकूब मेमन अपने भाई के साथ यहाँ से भाग गया था, जरूर है, और याकूब मेमन पकड़ा नहीं गया था, ये बिल्कुल झूठ है। याकूब मेमन ने सीबीआई से बात करके दुबई के अंदर उन्होंने सेटल किया और वहां से सब बातचीत हो गई और वहां आया और यहाँ लाने के बाद दिल्ली में इन लोगों ने बता दिया कि इसको स्टेशन में पकड़ा, क्योंकि मुझे उस केस में पकड़ा गया था। मैं उस केस की पूरी चार्जशीट जानता हूँ और उसका कोई इसमें रोल नहीं है, सिर्फ रोल यह है कि वो यहां से गया था। क्या स्टोरी बता रहा है। 22 साल जो कोर्ट में केस चला, जहां पर जिस टाड़ा कोर्ट में इसको सजा सुनाई गई, वहां पर इसने जो दुनिया के महंगे से महंगे माने जाने वाले वकीलों ने याकूब को बचाने की कोशिश की, तब तक कहीं पर भी ये स्टोरी नहीं थी, कहीं पर भी ये बात नहीं की। और इसकी इतनी भी अकल नहीं कि ये सीबीआई का रोल नहीं होता, ये रोल रॉ का होता है जब किसी विदेश से काम करना होता है, विदेश से संबंधित काम करना होता है। और जो एक अफवाह, एक स्टोरी प्लांट करके पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों में फैलाई जा रही है, ये उसके मसीहा हैं, ऐसी गलत अफवाह को फैलाने वाले। मैंने तो कल 10-20 ऐसी स्टोरियां व्हाट्सएप पर पढ़ी जिसमें एक में कहा गया था कि याकूब इसलिए दोषी फांसी दी जा रही कि उसने केवल गाड़ी में बॉम्ब रखा हुआ था, उसके गाड़ी में, और वो गाड़ी पहले किसी को बेच चुका था। लेकिन हमने कल आपके सामने याकूब का वो वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में वो बात कबूल करता है, जिस वीडियो में वो पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम देने से लेके पाकिस्तान ने कैसे इसका पूरा उपयोग कर लिया, यह भी समझता है। ये भारत में तो इसलिए पकड़ के बाद जब इसको लाया गया तो इसके बाद इसलिए इसने ये स्टोरी बनाई हुई है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हाँ जी, मैं बोल रहा रामफल वाल्मीकि लुहारी बागपत जिले से। हाँ, मैं कहना चाह रहा कि जो ये गांधी और नेहरू थे, ये जो है ये तो मर गए और अपनी जजिया जिहादी व्यवस्था जो है देश पर लागू करके चले गए। इसी के फलस्वरूप जो है देश में नवे आतंकवादी पनप रहे, और जो जैसे जैसे भी ये बढ़ते जा रहे, इसका इलाज यही है कि ये व्यवस्था हटाई जा। और जब ये व्यवस्था हटेगी, हेलो, हाँ, तो जी उसके बाद ही जो है कुछ होगा देश में। और ये कोई कभी इसके समर्थक, कोई इसके समर्थक, मैं ये कहना चाह रहा जितने भी इसके समर्थक हैं उन्हें जो है हटा लिया जा, मतलब उन्हें एक जगह जनमत संग्रह करके अलग कर दिया जाए, और उन्हें जो है जहाँ डांगर कटा है उसमें कटवा जाए, एक साथ में लेकर न दिल्ली से लेकर। धन्यवाद। जो बातें याकूब के बारे में, इस घटना के बारे में अबू आजमी कह रहा है, अब इसका इंटरवेंशन होना चाहिए। अब जज एजेंसियों ने इसको पकड़ के लाना चाहिए। हालांकि ये मुंबई बम धमाके में पकड़ा गया था, तब ये कहते हैं कि वहां पर इसने बड़ा इन्फ्लुएंस से इसको छोड़ा गया। कैसे क्या? दाऊद की मुंबई में 93 में कितनी चलती थी, मुंबई में जो लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन अबू आजमी के कनेक्शन के बारे में आज भी गंभीरता से जांच नहीं हुई है, नहीं तो ये याकूब से कम नहीं, ऐसा इसको जानने वाले लोग मुंबई में जरूर कहते हैं। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ हाँ, नमस्कार सर, ऋषि बोल रहा था दिल्ली से। बोलिए सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कामयाब हुई। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, जो भी ये जैसे हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है, या जो भी किसी पाप का, हेलो,
हाँ, जो भी समर्थन करता है वो उतना ही दोषी होता है जितना कि वो पाप करने वाला। तो पहले से सलमान खान, याकूब में बिल्कुल धन्यवाद। पाप करने वाला जितना दोषी है उतना पाप का समर्थन करने वाला है। और एक बात को मैं और जोड़ता हूं जो समस्त हिंदुस्तानियों ने याद रखनी है कि पाप करने के विरोध में मौन रखने वाला भी पापी होता है, इसलिए इसके खिलाफ आपको बोलना होगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाओ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, याकूब के साथियों को क्यों छोड़ा है। याकूब के साथियों को भी अब फांसी देने का, याकूब को फांसी के साथ इनको सजा देने का टाइम आया है। और इसलिए आज के बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि याकूब के समर्थकों पर कार्रवाई कब, क्या होगी कार्रवाई, क्या होना चाहिए। जो देश को जिन्होंने गुमराह किया, जिन्होंने न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की और अभी भी कर रहे, निर्णय के बाद भी कर रहे हैं, इनमें से सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस विषय की ना केवल राजनीति की बल्कि अराष्ट्र नीति भी की, और वो अराष्ट्र नीति का इनको सजा मिलना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं इसमें से एक और नमूना। महेश भट्ट क्या कहता है, देखिए। हम एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि मैं उस पेट्रियोटिज्म को दो कौड़ी का समझता हूं जो ये डिमांड करती है कि आप पड़ोसी के खून में रंग कराएं तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। जब तक आप अपने सामने वाले पड़ोसी के कबीले के किसी शख्स का सर काट कर नहीं लाते तो हम आपको ऑनर नहीं देंगे। ये ट्राइबल जो माइंडसेट है ये कहीं पर इतिहास के कूड़े करकट में कब से इंसानियत ने फेंक दी। ये देखिए क्या कह रहा है, ये कहता है कि मैं उस देशभक्ति को दो कौड़ी के मानता हूं जो पाकिस्तान के साथ, इसने पड़ोसी का मतलब पाकिस्तान कहा है, जो पाकिस्तान के साथ खून का बदला खून लेना चाहता है। तो ये क्या चाहते हैं महाशय, पाकिस्तान गोली चलाए, गोला बारूद फेंके और महेश भट्ट वहां पर माला जाके पहनाए। इसको तो वहां माला पहनाई जाती है पाकिस्तान में, शायद शान पाकिस्तान भी दिया जाए आने वाले दिनों में। धर्म बदला है, नाम नहीं, लेकिन सारी करतूतें बदल गई है। ये महेश भट्ट, ऐसे लोग याकूब के साथ है। और बाकी तमाम मीडिया वाले कह रहे हैं कि देश के जाने माने 40 लोगों ने इसका समर्थन किया है, बल्कि 250 भी कह रहे, लेकिन वो सही सही नाम सारे मिल नहीं रहे, इसलिए हम उन नामों को कुछ छूट भी दे रहे क्योंकि हमारे पास वो सारे नाम नहीं है। लेकिन जो नाम हम तक पहुंचे हैं विभिन्न मीडिया सोर्सेस के द्वारा, इनकी तो हिम्मत भी नहीं हुई, बस कुछ नामों की नाम बस इन्होंने बाहर बता दिए। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे आने वाले दिनों में जो कहेंगे कि हमको पता ही नहीं था कि हमारी साइन या हमारा पत्र किस लिए लेकर राष्ट्रपति को भेजा गया। लेकिन मित्रों, 250 लोगों ने राष्ट्रपति के पास इसकी फांसी रोकने के लिए कहा। सुदर्शन ने जो मिस कॉल नंबर चलाया उस पर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने आज निर्णय होने तक कॉल किए थे। यह हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्ति की ताकत है, और इस राष्ट्रभक्ति को, पेट्रोटिज्म को, यह 2 कौड़ी का कहता है। हमारे 2 सैनिकों के सर काटे गए, उसके बाद इसको यह सवाल पूछा गया था कि उनके दूसरे दुश्मन देशों के सैनिकों के सर कब लाएंगे, तो ये कहता है कि नहीं, ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। सीपी वर्सेस कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए। मुझे बहुत दुख हुआ है जब अबू आजमी जैसा एसपी का नेता देशद्रोही की फांसी पर उसे बचाने के लिए तरह तरह के तर्क दे रहा है। मेरी मांग है कि असदुद्दीन ओवैसी और वो नेता जिन्होंने देशद्रोही को बचाने के लिए पत्र लिखे, उन सब पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये गिद्ध 283% सब्सिडी पर कैंटीन में मांस नोचने वाले देशद्रोही के पक्ष में खड़े थे। दुख हुआ वहीं जब रणदीप सुरजेवाला याकूब को श्री याकूब कह रहे थे। ये कांग्रेस की सोच है जो विकृत मानसिकता की परिचायक है। सलमान मान रखे स्वयं का व कोर्ट का, मगर
शत्रुघ्न सिन्हा पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसे बीजेपी से निकालना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। धन्यवाद। बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा पर कार्रवाई होनी चाहिए और थोड़ी सी भी नैतिकता बची है शत्रुघ्न सिन्हा ने तो उन्होंने रिजाइन करना चाहिए और खास करके अब तो देश से माफी मांगनी चाहिए जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया है। अब तक तो शायद शत्रुघ्न सिन्हा के पास ये तर्क हो सकता है कि न्यायालय में ये पेंडिंग था, लेकिन अब तो शत्रुघ्न सिन्हा को कोई माफी देने का सवाल ही नहीं है। कॉलर के पास चलने के पहले आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं कि ये कौन है और इनकी क्या जानकारियां है, जरा देखिए। आतंकी मेमन को धर्म से जोड़कर उसकी फांसी का विरोध कर रहा है। भारत को अपने पुरखों की जमीन बोलता है, भारतीयों को कुत्ता कहता है, धर्म के नाम पर राजनीति करता है। प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील और हजारों आतंकियों के केस लड़ने वाले और माओवादियों के समर्थक हैं। ये वही प्रशांत भूषण है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है। महेश भट्ट, ये वही महेश भट्ट है जो पाकिस्तानी गायकों और कलाकारों को भारत में लाकर फिल्मों में मौका देता है, जिसका बेटा राहुल भट्ट मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली को अपने घर में दोस्त की तरह रखता है, फिर भी पाक साफ बच निकलता है। मणिशंकर अय्यर, ये कांग्रेसी नेता हैं और राजीव गांधी के नजदीकी रहे हैं और आतंकियों का समर्थन करते रहे हैं। पाकिस्तानी टीवी डिबेट में जाकर भारत सरकार उनकी व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते रहे हैं। माजिद मेनन, वरिष्ठ वकील माजिद मेमन आतंकियों के केस लड़ते रहे हैं। एनसीपी सांसद धर्म के नाम पर याकूब मेमन की फांसी का विरोध खुलेआम करते देखे गए। सीताराम येचुरी, वरिष्ठ वामपंथी नेता, सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा एक विशेष धर्म का समर्थन करते रहे हैं। अपने आप को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। बृंदा करात, वामपंथी नेता और याकूब मेमन की फांसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार सवाल उठा रही हैं। प्रकाश करात, पूर्व माकपा महासचिव प्रकाश करात धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमेशा एक विशेष धर्म के देशद्रोहियों का समर्थन करते रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमेशा से ही आतंकियों का समर्थन करते देखे जा रहे हैं। पहले भी राष्ट्र विरोधी बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने की हैं। डी राजा, प्रमुख वरिष्ठ नेता डी राजा मुसलमान वोट पाने के लिए याकूब की फांसी का विरोध कर रहे हैं, जिन पर पहले भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये सारे लोग हैं, ऐसे इनके नामों की और भी बातें समय समय पर बताएंगे। एक साथ सारा मसाला खत्म नहीं करेंगे क्योंकि इनके विचारों को इस देश से खत्म करने की जरूरत है। दिलीप जी, ऐसे नामों को देखकर जिनको कि देश के कुछ लोग आइडियल मानते होंगे क्योंकि इनकी सच्चाई उनको पता नहीं है, जब ऐसी सच्चाई उनको पता चलती होगी तो उन पार्टियों के कार्यकर्ता या इनको आइडियल मानने वाले लोगों पर के दिलों पर क्या गुजरती होगी? एक मेरे को ये प्रकाश मेनन, प्रशांत भूषण जी, ये खुद सब ये राष्ट्र, एक तो देश भर के बड़े नेता खुद को कहलाते हैं और जिस प्रकार से जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, जो विचारधारा से वो करते हैं, तभी तो वो ये सांप्रदायिकता नहीं है करके दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस समय उन्होंने देश के हित की बात करना चाहिए। देश में अगर कोई गलत काम किया है तो उसका कड़ा विरोध करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में वो उसका समर्थन करते हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और इस तरह राजनीतिक दलों का नेतृत्व करने वालों ने इस प्रकार की बात करना यह और गंभीर मुद्दा है। इसको और इन्होंने सोचना चाहिए कि इस प्रकार से बात करने से क्या आप एक समुदाय की वोट की राजनीति करने के लिए पूरे देश भर में बाकी कोई लोग नहीं है आपके पार्टी में, आपका नेतृत्व करने वाले तो कोई मुस्लिम है ही नहीं, आप तो अलग अलग समाज के सभी नेता हैं। ये तो मुसलमानों के भी हितैषी नहीं है, ये तो फिर नहीं होते हुए कौन से आधार पर? और एक ऐसा कि क्या आपके जब आपने 1993 में मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें जो लोग गए शहीद हो गए और जिनको बहुत अफाइज हो गए, क्या आपने कभी जाकर मिले उनको? उनकी भावना कभी आपने सोची है क्या? किस प्रकार उन लोगों ने वेदना सहन करी है? उससे महाराष्ट्र का कितना नुकसान हुआ, महाराष्ट्र की जनता का कितना नुकसान हुआ, देश का कितना नुकसान हुआ, इसका कहां सोच है? एक आदमी को 23 साल, एक तो 23 साल लग गए इस निर्णय होने को, और 23 साल निर्णय हुआ, कोई एक दिन में तो निर्णय नहीं हुआ कि आया एक झट में बोल दिया कि इसको फांसी दे दो, ऐसा तो हुआ नहीं ना। हमारे लोकतंत्र में जिस प्रकार की रचना है उस रचना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तक विषय आया, राष्ट्रपति तक विषय आया, गृह मंत्रालय तक विषय आया, और इसी दो बार आज आया, 3 बार आया।
और ऐसा विषय होने पे निर्णय होने के बाद कोई अपनी अपरिपक्वता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसका मान सम्मान करना। अभी ठीक है, हमारा कल तक जो विचार था वो विचार अलग था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। इस प्रकार का विषय इन्होंने तुरंत करने की आवश्यकता है और देश में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश इन्होंने तुरंत करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल, मुझे लेकिन लगता है। माहौल अच्छा है तो इनकी दुकान नहीं चलती, माहौल खराब है तो इनकी दुकान चलती है। इसलिए माहौल खराब करने के जितने भी तरीके होते हैं इनके पास सब है। कैसे है दिखाते हैं ये प्रशांत भूषण। हमारी आपकी शान, आन मान शान कश्मीर, जिसके लिए भारत माता ने अपने सबसे ज्यादा सैनिकों की आहुति दी, बलिदान दिया, शहादत दी, ऐसे कश्मीर को ये कहता है कि वहां पर जनमत लीजिए और अगर कश्मीरी अलग होना चाहते हैं तो उसको अलग कर दीजिए। देखिए इसका ये वीडियो। के बल पर देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा, सिर्फ वहां की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा। इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहां नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। ये बयान दिया है और इस बयान देने के बाद इसने आज तक इस बयान पर माफी भी नहीं मांगी है। इसके बड़े अच्छे सगा केजरीवाल ने भी ये कहा कि ये इनका व्यक्तिगत राय है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। जिसके जेब में और मन में और खास करके हृदय में गंदगी भरी हो, ऐसा व्यक्ति साथ कैसे रखा जा सकता है। लेकिन चलो, आज भी ये जिनके साथ है वो ऐसे गंद को कैसे संभाल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जय हिंद, बोलिए। जय श्री राम, BS त्रिपाठी बोल रहा हूँ, त्रिपाल महिल से। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? ये ओवैसी और उसके विधायक मतलब जो भी सहयोग में चिट्ठियां लिखे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बिल्कुल। साथ में जो ओवैसी और उसका विधायक को दिन भर न्यूज चैनलों पर दिखाते हैं, उन न्यूज चैनलों को बैन करना चाहिए। उसको हीरो बना के हर चैनल पर दिखाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अकेला सांसद जिस पार्टी का है, जिसके पास वोटों का प्रतिशत देश का एक भी नहीं है, ऐसे आदमी को देश के कुछ चैनल साहब साहब कह के, मैं तो पिछले कार्यक्रम भी मैंने कहा था दिलीप जी, साहब को हमारे मीडिया वाले साहब कह रहे हैं, जिसको साहब कहना चाहिए क्योंकि वो पलटी मारता है देश पे, इधर का दूध पी के इस देश की मलाई खा के। ऐसे व्यक्ति को देश का मीडिया इतना कवरेज क्यों देता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, एक ऐसा है, मेरी तो राय में ये है कि, और मैं भी आज बहुत सारे चैनल देख रहा था और मुझे ये लग रहा था कि एक बार जिसकी सज़ा हो गई है, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद एक ऐसा है कि ठीक है ना, अभी जिसके घर में ये घटना घड़ी है उस परिवार वालों, उनके मित्र को, इनको उनका घर दिखाना, उनका ये दिखाना, किस लिए दिखा रहे हैं? एक कि जिसको सजा हो गई है, जिसने कई निरपराध लोगों की हत्या की है और 23 साल मुकदमा चलने के बाद निर्णय आया, ऐसा होते हुए उसको बार बार दिखा रहे, उसका परिवार दिखा रहे, उसके मित्र दिखा रहे, क्या कारण है? और उसको क्यों बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके रिलेटिव के आंखों पे कैमरा मारा, उसके आंखों में आंसू आ रहे। अरे भाई, ये तो आ रहे थे लेकिन कैमरा मारा था। ये सार्वजनिक विषय है, ये तो भाई किसी की, अरे भाई एक हमारा, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में अगर दूसरे को कांटा चुभ गया तो हमारे आंखों में आंसू आते हैं। तो इस प्रकार की हमारी संस्कृति है करके जो घटना घड़ी, वो घटने के पीछे क्या कारण था? हाँ, कोई एक्सीडेंट से मौत हो गई, कोई दुर्भाग्य से हो गई, कोई किसने मर्डर कर दिया तो बात अलग है।
जिसके ऊपर कानूनन 23 साल केसेस चलने के बाद निर्णय आया, उसको मीडिया जिस प्रकार के चढ़ा पढ़ा के और जिस प्रकार उसको यानी वो जैसा कि उसने इतना बड़ा काम करा दिखाया है, उसको शहीद करने की परिस्थिति में मीडिया उसको आगे लेके जा रही है। तो ये पूर्णतः निर्धार है और ये गलत है। इसलिए दिलीप जी, आपने एक मांग करनी चाहिए। यह आदमी हाउस में है, आप भी उसी लोकसभा में है, और लोकसभा की जो स्पीकर है उससे मांग करनी चाहिए कि क्या किसी संसद के सदस्य को ऐसा नंगा नाच करने की छूट है, और है तो हाउस उसको पूछे, हाउस भी पूछे, आप भी पूछे, सभापति भी पूछे। नहीं, ये तो कानून की दायरे में संसद चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें निश्चित पर आपका सुझाव जो है उस सुझाव के अनुसार मुझे उसमें जो कर सकता हूँ मैं अवश्य करूँगा, ये विश्वास आपको दिलाऊंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से रणविजय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा कहना यह है, याकूब मेमन के बारे में जिन लोगों ने भी उसके बचाव के लिए जो भी टिप्पणियां की हैं सर, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सर, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, और हमारी सरकार तब सोचेगी कि इन लोगों को भी जल्द से जल्द देशद्रोही घोषित करके इनके ऊपर भी तुरंत ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ हाँ, मैं प्रहलाद सिंह बोल रहा हूँ उत्तराखंड हरिद्वार से। बोलिए। हाँ, मैं प्रहलाद सिंह बोल रहा हूँ उत्तराखंड हरिद्वार से। हाँ श्रीमान जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के परिवार के जो लोग गए हैं और पिछले इतने सालों में इन लोगों ने क्या उनकी सुध ली है? क्या उन्होंने उनके परिवार के बारे में सोचा है? जो आज हमारी न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं, आज हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए एक मत की जो सरकार है उसका समर्थन होना चाहिए, और इन लोगों को जो भी ये आज राजनीति की रोटी इस पर सेक रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। राजनीति करने के लिए तो तमाम मुद्दे हैं। मैं तो कहता हूं कि डायन भी एक घर छोड़ती है, ऐसा हमारे यहाँ पर कहावत है। तो कम से कम देश को तो छोड़िए, आपको राजनीति करने के लिए बाकी सारे दरवाजे हैं वो करिए, लेकिन कम से कम देश को तो छोड़िए। राजनीतिक विचार आप अलग दलों से तो हो सकते हैं, रखिए, कोई बात नहीं, ये लोकतंत्र उतनी अनुमति देता है, लेकिन देश मुद्दे पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हो रही है वो गलत और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बात यहां पर बताई कि क्या उन लोगों पर गुजरी होगी, इसको देखे बगैर वृंदा करात क्या कहती है, देखिए। जो रॉ के ऑफिसर है कि याकूब मेमन को फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्य नहीं थे। सरकार के साथ बातचीत करके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गवाही दिया है, बहुत सारे सूचनाएं उन्होंने सरकार को दी है जो सरकार नहीं मिल पाती सरकार को। तो ये तमाम सवालों के कारण नहीं होने चाहिए। अब वही कुछ मुद्दे हैं और भी कुछ मुद्दे हैं जो हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के सामने रखा है। मैं समझती हूँ और हम लोग सब समझते हैं कि राष्ट्रपति जी के ही अंतिम फैसले का अधिकार है हमारे संविधान की 73वीं धारा के अंतर्गत, तो उनको ये फैसला देना चाहिए। दिलीप जी, वृंदा करात की अगर माने, इसी सूत्र को अगर हम दाऊद के ऊपर लगाए तो फिर दाऊद भारत में आकर जब जानकारी देगा तो उसको तो भारत रत्न से भी बड़ी कोई नई उपाधि लानी पड़ेगी। नहीं, ये इस प्रकार का एक इन्होंने जो ये तथ्य रखा, क्या इन्होंने ये 23 साल चली केस का कुछ स्टडी किया है? क्या सब वकील लोग जितने जजेस ने अभी तक इसके ऊपर निर्णय लिया, वो निर्णय क्या उन्होंने कुछ सामने रखे किया है? अलग अलग लोगों को उन्होंने, उसमें से कुछ लोगों को छोड़ भी दिया है, कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा दिया है, उनको कम सजा दिया है, अलग अलग दृष्टिकोण से सबको सजा दी है। तो ये तो पूरा विचार विनिमय जज साहब के सामने हुआ है, और लोगों को निर्दोष भी छोड़ा है जो नहीं पकड़े। तो जिन ऐसा हो, अभी उसका अबू आजमी है ना, खुद इसका उदाहरण। अबू आजमी खुद को, उसके ऊपर भी चार्जशीट था पहले, लेकिन उसकी फाइल दोबारा खोलनी चाहिए। अबू आजमी की फाइल दोबारा खुलवाइए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से। अबू आजमी भी उसमें था, वो क्यों नहीं वकीली किया उन्होंने? क्यों नहीं उनकी सभी बात आज तक कही? आज तक क्यों नहीं कहते हैं?
और एक ऐसा है कि न्यायालय के कोई इसमें गिरना, हमारी राजनीतिक राय देना वो सही है। आपने कैसा तय कर लिया कि उसने बहुत मदद करी? क्या आपके पास आके याकूब मेनन वृंदा करात से बात करी क्या उन्होंने कि भाई मैंने बहुत मदद करी है सरकार को, मैंने इस प्रकार के पाकिस्तान के सब एवज आपको लाकर दिए, ये विषय हमने किए? इस प्रकार की तो बात तो कुछ कही नहीं है। इनको कैसे पता हो गई ये सब? ये क्या उनकी इनकी मुलाकात हो गई थी क्या? तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये जिस प्रकार से वृंदा करात जी ने बात करी है, ये पूर्णतः अपने देश में आम जनता को गुमराह करने का विषय है और ये नहीं होना चाहिए। देश में इस प्रकार से एक बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद उसके ऊपर और एक विषय, एक तरफ हम ही कहते हैं कि अरे भाई न्यायालय में जब विषय है तो उस विषय पे हमारे को कोई मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। एक हमारी संविधान की आधार है, फिर हमारा ही संविधान, हम ही जिस संविधान के सुरक्षा की संरक्षण की बात करते हैं, आप ही संविधान तोड़ने निकले और वो भी सांसद होते हुए ये करना। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, मैं बोलिए। आदरणीय सुरेश जी, आपका और सुदर्शन चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस आतंकवाद वैसे विषय को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद है। और अभी हमको ISIS जो पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, उसकी नजर हिंदुस्तान में है। उसके लिए सारे हिंदुस्तानियों को हमें आपस में, बहुत सारी हमारी कमजोरियां हैं। धन्यवाद। अब मैं आपको एक अलग पहलू बताना चाहता हूं। मैंने कार्यक्रम के आखिर में इसको बताने का तय किया था, दोपहर के कार्यक्रम में मैंने इसकी चर्चा की थी। मैं इसके पूरे साक्ष्य जुटा रहा हूं, लेकिन जो प्राइमरी सूत्रों के आधार पर प्राइमरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, दिलीप जी आप इसको ज़रूर उठाइए हमारी तरफ से संसद में, और मैं भी गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को इस इंफॉर्मेशन को देने वाला हूं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस देश में जितने केसेस चले उसमें सबसे महंगी केस याकूब की रही, सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी, और खुद उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे। सरकार के तो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए ही, लेकिन एक पिछले कुछ महीनों में इन्होंने 19 PR एजेंसी को, दिलीप जी 19 PR एजेंसी को हायर किया था, पब्लिक रिलेशन एजेंसी को। उन एजेंसियों ने इस देश के ऐसे NGO को ढूंढा जो NGO फांसी के खिलाफ है, याकूब के समर्थन में नहीं है लेकिन फांसी के खिलाफ है। इन्होंने उनसे प्रदर्शन करवाए। इन्होंने ऐसे NGO को ढूंढा जिनका कोई नामो निशान नहीं था, इन्होंने एस्टैब्लिश करवाया। इन्होंने ऐसे पत्रकारों को ढूंढा जो किसी चैनल के साथ, पेपर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इन्होंने ऐसे तथाकथित समाज सेवियों को ढूंढा। 19 एजेंसियां काम कर रही थी, विभिन्न अखबारों में, विभिन्न चैनलों में, विभिन्न मैगजीन में, विभिन्न वेबसाइट में, NGOs में, विरोध करने वालों में, समर्थन करने वालों में, राजनीतिक दलों में, नेताओं में। याकूब के खिलाफ बोलने वालों को बंद करो और याकूब के पक्ष में बोलने वालों को प्लेटफॉर्म दे दो। इस देश के कुछ एजेंसियों ने इस देश के उस 250 से 250 जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों की बात मीडिया पर न दिखाकर बड़ा पाप किया है। उन 19 एजेंसियों पर जो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, भारत सरकार ने उसकी जांच करनी चाहिए। कितने वकील होने चाहिए? नागपुर, मुंबई, दिल्ली, तमाम जगह पर एक साथ कितने वकीलों को लगाया गया, उसकी फीस भी अगर हम निकालेंगे तो वो भी इतनी महंगी जाती है, क्योंकि मार्केट में इन वकीलों का रेट तो तय ही है। करोड़ों का रुपए। ऐसे PR एजेंसीज जो इस काम में इन्वॉल्व थी, ऐसे PR एजेंसी जिनको मिली, ऐसे लोग, और इसके पीछे जो फंडिंग जिसने की, ऐसे लोग, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को इस बात की इंक्वायरी करने का और माननीय न्यायालय को इस विषय का संज्ञान लेने का इस कार्यक्रम के द्वारा आह्वान करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था को और ऐसे देशद्रोहियों को बचाने के लिए अगर पब्लिक रिलेशन कंपनियों का उपयोग किया जाएगा और लोगों को मुंह मांगे दाम दिए जाएंगे, तो इस देश में न्याय कभी भी नहीं मिलेगा। आखिर इस देश के न्यायालय ने इसके प्रति जो भी रवैया रखा, इसके प्रति जो भी निर्णय दिया, वो सब वकीलों की बातें सुन के ही दिया। लेकिन जो कोर्ट के बाहर बातें हुई,
उसके लिए भी तो कोई एजेंसी होनी चाहिए जिस एजेंसी के पास इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि इस विषय को भी कोई जरूर उठाएगा। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। अब मैं ये बोलता हूँ, ये जितने जो धमाके हुए इनमें मुझे लगता है कि शायद ये जितने सपोर्टर हैं इनका कोई मरा नहीं है, इनके परिवार का कोई मरा नहीं है, इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और ये साले देश के ऊपर मतलब सबसे बड़े गद्दार लोग हैं ये ओवैसी, ये तुम्हारा शत्रुघ्न सिन्हा, ये महेश भट्ट। बोलिए हमारा मत बोलिए। परिवार का आदमी नहीं मरा है। धन्यवाद। परिवार बिल्कुल सही कहा आपने। जिनके घर के लोग मरे उनकी स्थितियां हमने देखी हैं। दिलीप गांधी जी नगर डिस्ट्रिक्ट से है जो मुंबई के पास में है, और उस डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा लोग वहाँ रेलवे और उसमें उस काम में भी जाने वाले हैं। ऐसी कितनी कथाएं हमने देखी होगी, घटनाएं देखी होगी। ऐसे ऐसे बच्चे बूट पॉलिश करने का उनके पास काम करना पड़ा उनको, जो सालाना 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा फीस देके महंगे स्कूलों में पढ़ते थे। उनके पिता मर गए, उनके घर का करता धरता व्यक्ति इस बम धमाके में मर गया, उनका कुछ नहीं रहा। मैं ऐसे कितने परिवारों को जानता हूं जिनको 10-10 साल लगे इस धमाके से क्लियर होने में। परसों हमने कीर्ति आजमेरा को दिखाया था, उनको फोन लिया था चैनल पर, उनको दिखाया भी था। उनके शरीर में 12-12 mm के शीशे 100 से भी ज्यादा स्पीड से आकर घुसे थे और 8 साल हॉस्पिटल में रहे। कई 50 से ज्यादा ऑपरेशन हुए। अब तो डॉक्टर ने कहा कि अगर कहीं फाड़े तो दोबारा सिलाने के लिए जगह नहीं बची है, इसलिए 100 से ज्यादा शीशे आज भी उनके शरीर में हैं। वो किसी सोते समय भी इधर से उधर नहीं हो सकते। उस यातना को मीडिया या उस यातना को ये 250 लोग समझ नहीं सकते, उस दुख को समझ नहीं सकते, उन घरों को नहीं समझ सकते जिनका सब कुछ उजाड़ गया, जिनको फ्लैट बेचने पड़े, अपने घर बेचने पड़े, उनकी आमदनी के साधन बेचने पड़े। जो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक भगिनी कल लाइव में थी, वो बता रही थी कि हमको दूसरी जगह नौकरी करनी पड़ी। अरे जिनका सब कुछ उजड़ गया, ऐसे लोगों के कफन पर और ऐसे लोगों के डेड बॉडी पर राजनीति करने वाले, ये इस देश की न्याय व्यवस्था इनको सजा ना दे, लेकिन भगवान जरूर सजा देगा और इन लोगों को इसका इसी जन्म में जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। दिलीप जी के पास चलते हैं। कार्यक्रम के आखिर में आप क्या कहेंगे दिलीप जी? एक ऐसा है कि सूरज जी, आपने इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से रखा है। आम लोगों को जो भावना थी वो आपके चैनल के माध्यम से सभी के ध्यान में आई है, और इससे राष्ट्रभक्ति क्या है, आम आदमी के दिनों में क्या विचार है, इसकी भी जानकारी इस माध्यम से हुई है। और एक इससे लोगों में राष्ट्रभक्ति बढ़ने का काम हुआ है, और दूसरी तरफ सच्चाई क्या है, कौन गलत लोग हैं, ये भी इस माध्यम से खुला है। और किस प्रकार के चैनल किस प्रकार के विषय दिखाते हैं और किस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं, ये भी इस माध्यम से आया है। और मैं आपको बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने एक सब लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस माध्यम से उपलब्ध करा दिया, और आपने देश में किस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण बातें करने वाले लोग हैं उनके ऊपर का भी नकाब आपने हटाया है। बिल्कुल। और उसके कारण लोगों में इनके बारे में, इनके तरफ देखने का, इनके बातों पे विश्वास करने का, आज से मैं बोलता हूं कि इन लोगों पे आने वाले दिनों में इनकी बात पे समाज कभी विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल। और धन्यवाद, लोगों आप को आए और आपने टाइम निकाला, मैं आपका भी आभारी हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोगों को प्रतिष्ठा मत दीजिए, ऐसे लोगों को जी मत लगाइए, ऐसे लोगों के नाम के साथ किसी कार्यक्रम में सहभागी मत हुई। मुझे किसी ने कहा था, इनमें से एक भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक कार्यक्रम है, मैंने कहा मैं उसके साथ मंच शेयर नहीं करूंगा, वो पहले माफी मांगे जो किया है, या उस मंच से मैं बोलूंगा तो उसको सुनना पड़ेगा, हमें ये भूमिका लेनी पड़ेगी। याकूब को तो फांसी हो गई है, लेकिन याकूब के फांसी के साथ याकूब को बचाने की कोशिश करने वाले और 350 लोगों के कफन पर राजनीति करने वाले लोगों को सजा देने का टाइम है। और ये टाइम तभी आ सकता है जब हिंदुस्तानी जाग सकता है, देश में अच्छा माहौल बना है, आत्मविश्वास बढ़ा है, सही समय है, हथौड़ा मारिए, लोहा गर्म है। आज के लिए इतना है। जय हिंद।